ये घर के सारे काम सिर्फ मुझे ही क्यों करने पड़ते हैं? कोई मेरी मदद नहीं करता और ना ही कोई मेरी इज्जत करता है। मेरा तो जीना मुश्किल हो गया है। अनुजा, तुम तो बस काम में लगी रहती हो। तुम्हें काम किए बिना चैन ही नहीं मिलता। आपकी तरह नहीं हूँ जो पूरे दिन बस आराम ही करती रहती है। अरे अनुजा, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। तुम्हें बड़ी बहू से इस तरह बात करते हुए शर्म नहीं आती? माँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। जो मेरे दिल में था वो मैंने कह दिया। इसके बाद अनुजा घर के अंदर चली गई और रसोई में खाना बनाने लगी। वह सोच रही थी, मैं सुबह से अब तक एक पल के लिए भी नहीं बैठी हूँ। माँ को तो बस सोनिया में ही लक्ष्मी नजर आती है और मैं तो बस एक नौकरानी बन के रह गई हूँ। तभी अनुजा का पति अर्जुन रसोई में आया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बस अपने काम पर जाने की तैयारी कीजिए, जैसा कि आपके घर वाले चाहते हैं। मैं ये सब कुछ अकेले कर सकती हूँ। अनुजा, माँ को समझाना मुश्किल है। वो बचपन से ही अपने बड़े बेटे विजय को ज्यादा मानती आई है और बहू के रूप में भी वो सोनिया को ही पसंद करती है। दोपहर का समय था। माँ और सोनिया घर के आंगन में एक खाट पर बैठे हुए थे। बेटी सोनिया, तुम इस घर की लक्ष्मी हो। तुम्हारे भाग्य की वजह से ही मेरी पोती का जन्म हुआ है। माँ, ये सब तो आपका आशीर्वाद है। और देखो, वो अनुजा तो बस अपनी दुनिया में मस्त रहती है। अनुजा दूर से यह सब सुन रही थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। रात का समय था। सब लोग खाना खा चुके थे। अनुजा चुपचाप बर्तन धो रही थी। तभी अर्जुन वहां आया। अनुजा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना जो माँ ने कहा? नहीं अर्जुन, अब तो मुझे इसकी आदत सी हो गई है, लेकिन दर्द तो होता ही है ना। अनुजा, हम अभी कुछ बदल नहीं सकते, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तभी माँ वहां आई। अर्जुन, अपनी पत्नी को ज्यादा सिर पर मत चढ़ाओ। औरतों को उनकी सही जगह का पता होना चाहिए। अगली सुबह अनुजा हर दिन की तरह जल्दी उठ गई थी और चूल्हे पर चाय बना रही थी। बाहर से माँ और सोनिया के हंसने की आवाज आ रही थी। मेरी तो हर सुबह एक जैसी होती है, इसमें कोई बदलाव नहीं। बस काम, ताने और तानाशाही। क्या मेरी किस्मत में यही लिखा था? तभी उसकी सास रसोई में आई। अनुजा, सोनिया के लिए अदरक वाली चाय बना दो। आज उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। मेरी तबीयत भी तो रात से ठीक नहीं है माँ, फिर भी आपने मुझसे कुछ नहीं पूछा। ओह, अब तुमने भी बीमारी का नाटक करना सीख लिया है। सोनिया से कुछ सीखो, जो बिना किसी शिकायत के सब कुछ करती है। अनुजा चुपचाप अपने आंसू पोंछते हुए चाय में अदरक डालने लगी। उधर बड़ा बेटा विजय काम से घर लौटा। आओ बेटा, तुम थक गए होगे। सोनिया, जल्दी से पानी लाओ। अभी लाती हूँ माँ। अनुजा यह सब देख रही थी कि कैसे विजय और सोनिया का घर में मान सम्मान होता था और उसे कोई नहीं पूछता था। इसके बाद पूरा परिवार आंगन में बैठकर बातें कर रहा था, अनुजा को छोड़कर। बेटा विजय, हमें अपनी पोती के लिए एक अच्छे स्कूल का इंतजाम करना होगा। तुम्हारी बेटी तो बहुत होशियार है। हाँ माँ, मैं कल ही शहर जाकर देखता हूँ। हाँ माँ, हमारी प्यारी गुड़िया तो हर प्रतियोगिता में अव्वल आएगी। माँ, अनुजा भी तो पढ़ी लिखी है, वो भी घर के बच्चों को पढ़ा सकती है। इस बहाने कुछ कमाई भी हो जाएगी। हमें उस अनुजा की पढ़ाई की जरूरत नहीं है। हमारी तो बस सोनिया ही बहू है। अनुजा तो इस घर के लिए एक बोझ है। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। अनुजा अपने दिल पर हाथ रखकर दूर से यह सब सुन रही थी। रात का समय था। अर्जुन और अनुजा अपने कमरे में बातें कर रहे थे। अनुजा, मुझे बहुत शर्म आती है कि मैं तुम्हारा पति होकर भी कुछ नहीं कर पाता। ऐसा मत कहिए, आप ही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं। आप है तभी मैं ये सब सह पा रही हूँ। एक दिन सब कुछ बदल जाएगा अनुजा, बस थोड़ा धैर्य रखो। धैर्य की भी एक सीमा होती है। पता नहीं कब हमारे जीवन में खुशहाली आएगी। अगले दिन गांव की चौपाल पर माँ एक और औरत से बात कर रही थी।
तुम्हारी सोनिया तो बहुत भाग्यशाली निकली। सब लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। और उस अनुजा को देखो, लगता है जैसे कोई प्रेत आत्मा उसके ऊपर चढ़ी हो। हाँ, मेरी बहन, मेरी सेहत का ख्याल भी मेरी बड़ी बहू सोनिया ही रखती है। अनुजा घर में तो है, लेकिन दिल में नहीं। बिना संतान की बहू का क्या मोल है? यह बात अनुजा सुन रही थी, जो पास से पानी का घड़ा लेकर जा रही थी। उसका चेहरा गुस्सा से लाल हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शाम का समय था। माँ अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी थी। आज उनके हाथ कांप रहे थे और उनका चेहरा पीला पड़ गया था। अनुजा उनके पास बैठी हुई उनका सिर दबा रही थी। माँ, आज आप बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हैं। चलिए, हम अस्पताल चलते हैं। नहीं, मुझे बस थोड़ी थकान है। सोनिया से कहो कि तुलसी का काढ़ा बना दे। मैं बना देती हूँ माँ, लेकिन मुझे लगता है अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। तभी अर्जुन कमरे में आया। अनुजा ठीक कह रही है माँ, आपकी हालत ठीक नहीं है। मैं विजय को बुलाता हूँ। विजय भी माँ के कमरे में आ गया। क्या हुआ माँ को? विजय, अचानक से माँ के हाथ पैर ठंडे पड़ गए और उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। चलो देर मत करो। अर्जुन, जल्दी से गाड़ी निकालो, हमें माँ को तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। दोनों भाई माँ को लेकर अस्पताल पहुँच गए। डॉक्टर माँ को स्ट्रेचर पर लेकर इमरजेंसी वार्ड के अंदर चले गए। दोनों भाई बाहर बेचैन खड़े थे। अनुजा और सोनिया पास में चुपचाप बैठी थी। आप बहुत देर से आए हैं। इनकी हालत पहले ही बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इन्हें एक गंभीर दिल का दौरा पड़ा था। आपका क्या मतलब है डॉक्टर साहब? हमें खेद है, आपकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सोनिया रोने लगी। अनुजा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, लेकिन वह शांत थी। माँ ऐसे कैसे जा सकती है? मैं तो उन्हें अपनी बेटी के स्कूल में दाखिला दिलवाने के लिए शहर ले जाने वाला था। माँ को कभी अपनी चिंता ही नहीं थी। वो हमेशा दूसरों की चिंता में ही लगी रहती थी। इसके बाद दोनों भाई और गांव के कुछ बड़े लोग मिलकर माँ का अंतिम संस्कार करते हैं। शाम को गांव की कुछ औरतें कुएं पर आपस में बात कर रही थी। क्या तुमने देखा? अनुजा तो उनके लिए सब कुछ करती थी, फिर भी उनकी माँ ने सोनिया को सिर पर चढ़ा रखा था। जब किस्मत खराब हो तो अपना भी पराया हो जाता है। ये सच आज तक किसी से नहीं छुपा है। अनुजा, तुमने माँ को उनके आखिरी समय तक नहीं छोड़ा। उन्होंने तुम्हारे लिए कभी भी कुछ अच्छा नहीं कहा, फिर भी तुम माँ को इतना अच्छा मानती हो। मैंने माँ को माँ की तरह प्यार किया, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह नहीं माना। फिर भी मैं अपनी इंसानियत नहीं खो सकती थी। 1 महीने बाद घर के आंगन में दोनों भाई बैठकर माँ की जमीन जायदाद के कागज ढूंढ रहे थे। तभी एक पुरानी लोहे की पेटी से माँ की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज मिले। अनुजा और सोनिया थोड़ी दूरी पर बैठी हुई थी। देखो अर्जुन, कुल मिलाकर 5 एकड़ जमीन और पुराना घर है। अब हमें इसे आपस में बांटना होगा। हाँ, आधा आधा बांट लेते हैं, यही सही रहेगा। नहीं, ये नहीं चलेगा। मेरा परिवार बड़ा है, मेरी बेटी है, मुझे उसका भविष्य भी देखना है। तो क्या हुआ भाई, मैं आपका छोटा भाई हूँ, मेरा भी परिवार है और मैं भी इस जमीन का बराबर का हिस्सेदार हूँ। सुनो, माँ ने मरने से कुछ दिन पहले मुझसे कहा था कि अर्जुन की कोई संतान नहीं है तो सब कुछ तुम्हारे नाम ही रहेगा, इसलिए तुम्हें सिर्फ 30% हिस्सा मिलेगा। भाई, माँ ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा था और ना ही उन्होंने कुछ लिखकर छोड़ा है। अगर ये बात सच थी तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? माँ को लिखना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने ये बात जुबानी कही थी। अब तुम मानो या ना मानो, मुझे 70% हिस्सा चाहिए। यह सुनकर अनुजा और अर्जुन अपने कमरे में चले गए। माँ तो अब नहीं है जो सच का फैसला कर सकें, और आपके भाई इतने ज्यादा चालाक हैं कि वो आपकी कोई बात नहीं चलने देंगे। मैं झगड़ा नहीं चाहता अनुजा, लेकिन मैं अन्याय भी नहीं सह सकता। माँ के पक्षपात ने भाई को लालची बना दिया है। अर्जुन, अब तुम्हें फैसला करना होगा।
अन्याय सहने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना कि करने वाला। उधर सोनिया और विजय खुशी से आपस में बात कर रहे थे। आपने सही किया कि जमीन का 70% हिस्सा अपने पास रखा। अगर हम उन्हें बराबर का हिस्सा देते तो हमें क्या बचता? हाँ, मैं बड़ा हूँ और जमीन का ज्यादा हिस्सा रखने का हक मुझे ही है। अगली सुबह अर्जुन और अनुजा अपने 30% हिस्से की छोटी सी जमीन पर खड़े थे। दोनों के हाथों में बीज की थैली थी। सामने विजय का बड़ा खेत फैला हुआ था। अनुजा, भले ही जमीन कम है, लेकिन हमारी मेहनत तो सच्ची है। मैं चाहता हूँ कि हम बिना किसी झगड़े के अपने हिस्से की खेती शुरू करें। कोई बात नहीं, हम इसी जमीन से शुरुआत करेंगे और खूब मेहनत करेंगे। अगर भगवान ने साथ दिया तो एक दिन हमारी जिंदगी में जरूर खुशहाली आएगी। इसके बाद दोनों मिलकर खेत की खुदाई करने लगे। वहीं दूसरी ओर विजय हल से अपनी जमीन को जोत रहा था। तभी सोनिया पानी लेकर आई। जरा देखो तो, हमारा खेत कितना बड़ा है और वो दोनों एक छोटे से बाड़े में खेती कर रहे हैं। चिंता मत करो, माँ का आशीर्वाद हम पर है। अब देखना हमारी फसल कैसे लहलाएगी। अर्जुन तो बस पढ़ा लिखा किसान है, उसे असली खेती करना नहीं आता। शाम का समय था। अनुजा और अर्जुन थके हुए घर आए। अनुजा, आज पूरी जुताई हो गई। कल से बीज डालना शुरू करेंगे। हाँ, हमारा खेत छोटा जरूर है, लेकिन इसमें हमारा पसीना और ईमानदारी दोनों बोई जाएगी। दोनों मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी थोड़ी चिंता थी। अगली सुबह गांव के चबूतरे पर कुछ बुजुर्ग बात कर रहे थे। सुनो, विजय ने तो गांव की पंचायत की बात माने बिना ही ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया। लेकिन अर्जुन कम जमीन होने के बावजूद भी खूब मेहनत कर रहा है। यही तो एक सच्चे किसान की पहचान है। कुछ हफ्तों बाद दोनों खेतों में फसल उगने लगी। विजय का खेत बहुत बड़ा था, लेकिन उसमें जगह-जगह सूखापन था। वहीं दूसरी ओर अर्जुन का छोटा सा खेत हरा भरा दिख रहा था। गांव के लोग वहां से गुजरते हुए चर्चा कर रहे थे। कम जमीन में भी अर्जुन की फसल देखो, कितनी लहलहा रही है। यही होता है सच्ची मेहनत का नतीजा। विजय ने तो जानवरों से काम करवाया, लेकिन अर्जुन ने खुद अपने हाथों से खेत की खुदाई की और बीज डाला। रात का समय था और हल्की बारिश हो रही थी। अर्जुन और अनुजा एक दूसरे को देख रहे थे। कभी कभी लगता है कि माँ ने जो किया वो शायद हमारी परीक्षा थी। हाँ, और हम उस परीक्षा में पास होंगे, क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पर हैं। अगली सुबह खेत में हल्की बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू आ रही थी। अर्जुन अपने खेत में खड़ा फसल को देख रहा था। देखिए ना अर्जुन जी, हमारे छोटे से खेत की फसल कितनी हरी भरी है। लगता है जैसे धरती मुस्कुरा रही हो। अनुजा, ये सब तुम्हारे विश्वास और हमारी सच्ची मेहनत का फल है। हम कमजोर नहीं हैं, बस शांत हैं। दूसरी ओर विजय का खेत था, जहां सूखा और कीट का प्रकोप था। विजय परेशान होकर अपने खेत को देख रहा था। सोनिया पास में खड़ी थी। हमारी फसल का ये क्या हाल हो गया है? इतनी बड़ी जमीन और फसल आधी भी नहीं बची। मुझे लगता है कि हमारी फसल को समय पर पानी नहीं मिला और बीज भी अच्छे नहीं थे। ऊपर से कीट भी लग गए हैं। अब हम क्या करेंगे? देखो, अर्जुन की छोटी सी जमीन में इतनी फसल है और हमारे यहाँ सब कुछ बर्बाद हो गया है। उसे तो बस किस्मत का साथ मिला है। मेहनत करना उसके बस की बात नहीं है। कुछ दिन बाद गांव की मंडी में सभी किसान अपनी फसल बेचने आए थे। अर्जुन अपनी फसल लेकर वहां पहुंचा। व्यापारी उसकी फसल देखकर हैरान रह गए। वाह अर्जुन जी, इतना शुद्ध अनाज मैंने बहुत समय बाद देखा है। हम इसके बाजार भाव से भी ज्यादा दाम देंगे। धन्यवाद साहब,
ये सब मेहनत और धरती माँ की कृपा है। वहीं दूसरी ओर विजय खड़ा था, जिसकी फसल को व्यापारी वापस कर रहे थे। आपके अनाज में नमी और कीट है, हम इसे नहीं खरीद सकते। विजय जी, ठीक है, कुछ तो दाम दे दो, लेकिन मेरा अनाज खरीद लो। हमें माफ कीजिए, ये हमारे गोदाम में सड़ जाएगा। इसके बाद विजय दुखी मन से अपना अनाज वापस लेकर घर आ गया। रात का समय था। विजय और सोनिया आपस में बहस कर रहे थे। आप कहते थे कि माँ ने 70% दिया है तो हम राज करेंगे। अब देखो हमारा हाल। अर्जुन आधी जमीन में 2 गुना कमाई कर रहा है। पता नहीं क्यों माँ की दी गई जमीन तो मिल गई, लेकिन चैन नहीं मिला। गांव के कुछ बुजुर्ग और किसान पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। अरे भाई, इस बार तो अर्जुन ने कमाल कर दिया। इतनी कम जमीन में इतनी बढ़िया धान की फसल, मानो खेत में सोना उगाया हो। तुम सच कह रहे हो, हमारी तो 8 से 8 एकड़ की फसल भी उसके सामने फीकी लग रही है। लगता है उसने जैविक तरीका अपनाया है, खाद भी खुद बनाई है और समय पर खेत की देखभाल भी की है। उसकी मेहनत रंग लाई है। अर्जुन जैसे लोग ही गांव का नाम रोशन करते हैं। कुछ साल बाद अर्जुन के पास एक आधुनिक ट्रैक्टर, एक ट्यूबवेल और एक गोदाम था। उसने अब कई गुना जमीन बढ़ा ली थी। अनुजा एक रजिस्टर में हिसाब लिख रही थी। अर्जुन एक व्यापारी से मिलकर लौटा। अनुजा, इस बार की फसल ने हमारी मेहनत को 4 गुना कर दिया। मैंने गांव के पास की 2 एकड़ जमीन और ले ली है। ये तो बहुत खुशी की बात है अर्जुन जी। ईश्वर की कृपा और आपकी मेहनत रंग लाई है। माँ के जाने के बाद हमने बहुत कुछ सहा, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। रात का समय था। घर में सन्नाटा था। विजय की बेटी खाट पर लेटी थी, जो बीमारी की वजह से बहुत कमजोर हो गई थी। विजय और सोनिया उसे चिंतित निगाहों से देख रहे थे। एक कोने में दवाइयों की थैली रखी थी। विजय, दवाई की आखिरी खुराक भी दे दी है। डॉक्टर कह रहा है कि ऑपरेशन बहुत जरूरी है। सोनिया, मैं 2 एकड़ जमीन बेच चुका हूँ, अब कुछ भी नहीं बचा। ऊपर से वो साहूकार हर दिन आकर धमकी देता है। विजय के चेहरे पर पसीना था और उसकी आंखें डरी हुई थी। विजय, मेरे पास एक रास्ता है। हम अर्जुन से मदद मांगेंगे। क्या? अर्जुन से? मैं उसके आगे हाथ नहीं फैला सकता। विजय, अब बात अहंकार की नहीं है, हमारी बेटी की जान की है। अगर आज माँ जिंदा होती तो शायद हमें ये दिन ना देखना पड़ता। ठीक है, कल सुबह चलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। भाई, भाभी, कैसे आना हुआ? दीदी, आइए बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं अनुजा, आज हम कुछ मांगने आए हैं। अर्जुन, मेरी हालत तुमसे छुपी नहीं है। मेरी बेटी बीमार है और उसका इलाज बहुत जरूरी है। मैं 2 एकड़ जमीन बेच चुका हूँ। अब बस वही जमीन बची है जिसे मैंने माँ का बहाना देकर तुमसे छीन लिया था। भाई, आप बैठिए, ये घर भी आपका है और हम भी। कहिए, आपको कितना चाहिए? अर्जुन, वो साहूकार रोज धमकी देता है। वो कहता है कि अगर मुझे मेरा पैसा वापस नहीं मिला तो वो मेरी जमीन पर कब्जा कर लेगा। आप चिंता मत कीजिए भाई, मैं कल ही अस्पताल का पूरा खर्च उठाऊंगा और उस साहूकार का कर्ज भी चुका दूंगा। अर्जुन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। मैंने तुमसे तुम्हारा हिस्सा छीना और बदले में आज मैं खुद ठोकर खा रहा हूं। भाई, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो कुछ भी हुआ वो एक सबक था, लेकिन हम अब भी भाई हैं। और अगर भाई मुसीबत में साथ नहीं आएगा तो कौन आएगा? अनुजा, हमने तुम्हें कभी नहीं समझा, लेकिन आज जब सब कुछ छीन गया तब एहसास हुआ कि रिश्तों से बड़ा कुछ नहीं होता। दीदी, बीते हुए दिनों को भूल जाइए। अब हमें मिलकर भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। दोपहर का समय था। अस्पताल के एक कमरे में
विजय की बेटी बिस्तर पर लेटी थी। उसका इलाज चल रहा था। अर्जुन डॉक्टर से बात कर रहा था। अनुजा और सोनिया पास में बैठी थी। अब घबराने की जरूरत नहीं है। बच्ची का इलाज सही समय पर हो गया है। बच्ची अब धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप और अर्जुन, आप दोनों ने मेरी बेटी को दूसरी जिंदगी दी है। भाई, मेरे लिए आपका झुकना सबसे बड़ा बोझ है। बस अब ये बात हमेशा याद रखिए कि हम परिवार हैं। कुछ दिन बाद घर में सब मिलकर बैठे थे। एक बड़ी चौकी पर चटाई बिछी हुई थी। अर्जुन, अनुजा, विजय, सोनिया और उनकी बेटी सब वहां थे।